सच्ची खबर की अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर यूक्रेन से। जी हाँ, अगर यूक्रेन के लिहाज से इसे देखें तो खबर अच्छी नहीं है। जंग के 19वें दिन भी रूस ने ताबड़तोड़ हमले करके यूक्रेन को थर्रा दिया है। रूस ने यूक्रेन के 2 दर्जन शहरों पर जबरदस्त हमला किया है। राजधानी कीव और मारियुपोल में तबाही का मंजर देखने को मिला, लेकिन जंग की दहला देने वाली ऐसी तस्वीरों के बीच एक राहत की भी खबर सामने आई। रूस और यूक्रेन दोनों देशों ने जंग खत्म करने के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रखा है। दोनों के बीच चौथे दौर की बातचीत हो रही है, यानी कि एक ओर रूस की सेना ने यूक्रेन पर पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति इस जंग को जल्द से जल्द खत्म भी करना चाहते हैं। इससे पहले रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 राउंड बातचीत हुई है। जी हाँ, आपको बता दें, नतीजा हालांकि कुछ भी नहीं निकला, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि जंग से हो रहा नुकसान दोनों देशों को युद्ध विराम की तरफ बढ़ने के लिए बाध्य कर रहा है। रूस ने पोलैंड के सामने कठिन शर्तें रखी हैं। इसमें पोलैंड के नेटो से दूर रहने की भी शर्त है। डोनेत्स्क और लुहांस्क इलाकों को स्वतंत्र देश मानने की भी शर्त है। हालांकि अभी तक पोलैंड ने इस पर रजामंदी नहीं दी है, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की कह चुके हैं कि इन सभी मुद्दों पर बात हो सकती है और बात होनी चाहिए। इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि दोनों देश समस्या सुलझाने की दिशा में बढ़ सकते हैं। हमें ये बेसिकली इसमें ये देखना चाहिए कि इससे कोई बहुत बड़ा उम्मीद क्या लगानी चाहिए और क्या इससे हमें बिफोर दैट हमें इसको थोड़ा सा इसका डायरेक्शन समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। देखिए, इसके पहले हमने देखा था कि कैसे ज़ेलेंस्की अपनी बातों पे अड़े हुए थे और धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि कैसे वेस्ट उनका साथ नहीं दे रहा है और यहाँ तक कि नो फ्लाई जोन बनाने के लिए भी अग्री नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे उनके तेवर भी आप देख रहे हैं कि नरम पड़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जब से पिछले 36 घंटों में रशिया ने अपना ऑफेंसिव बढ़ाया है और कीव के पास वो बहुत ज्यादा है, अब वो बॉम्बिंग कर रहे हैं, उसके बाद से ज़ेलेंस्की को शायद इस बात का रियलाइजेशन अब ये धीरे धीरे हो रहा है कि पुतिन पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे कितना ही ज्यादा वेस्टर्न जो नैरेटिव है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का वो पुतिन के अगेंस्ट बनाने की कोशिश करें, तो मेरी इसमें यह समझ है कि डेफिनेटली कोई ना कोई इसमें अब रास्ता निकलना चाहिए। मेरे ख्याल से ज़ेलेंस्की पुतिन की मांगों को मान लेंगे। आपको बता दें कि आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है, इसलिए राष्ट्रपति पुतिन इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। वैसे जब जंग शुरू हुई तो माना जा रहा था कि 2-4 दिन में ही यूक्रेन घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कमजोर होने के बावजूद यूक्रेन ने अभी तक हौसले के साथ रूस का सामना किया है और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस मुश्किल समय में निडर होकर देश का नेतृत्व किया है। जंग में जिस देश के 2 दिन में घुटने टेक देने का दावा था, वो देश करीब 20 दिनों से न सिर्फ जंग में टिका है, बल्कि मजबूती से रूस का सामना कर रहा है। और इसकी वजह है यूक्रेन के सैनिकों और आम नागरिकों का हौसला। इसके साथ ही इतिहास राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के फौलादी इरादों को भी हमेशा याद रखेगा, जिसकी गवाह ये तस्वीर होगी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की किसी वॉर रूम में नहीं है, बल्कि राजधानी कीव के एक अस्पताल में हैं। सेना के घायल जवानों के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, जबकि यूक्रेन के सभी शहरों पर रूसी सेना जबरदस्त बमबारी कर रही है। अपने सैनिकों के सामने खड़े ज़ेलेंस्की के चेहरे पर कोई डर या परेशानी नजर नहीं आती, बल्कि मजबूत इरादा दिखता है। अस्पताल जाकर युद्ध में घायल हुए जवानों का राष्ट्रपति ने हालचाल जाना, उनसे हंसी मजाक किया। राष्ट्रपति को सामने देखकर जख्मी सैनिकों का जोश और बढ़ गया। यह वक्त यूक्रेन के लिए बहुत भारी है, क्योंकि देश के हर इलाके पर रूस का हमला तेज हो गया है। राजधानी कीव की दहलीज पर रूसी सेना पिछले कई दिनों से मौजूद है, लेकिन यूक्रेन अभी हार मानने को तैयार नहीं है। इसकी वजह है यूक्रेन के जांबाज सैनिक। घायल हुए ऐसे ही कई सैनिकों को ज़ेलेंस्की ने
देश के सबसे बड़े अवार्ड हीरो ऑफ यूक्रेन से नवाजा। जंग के सिर्फ 19 दिन में जो तबाही हुई है, उससे उबरने में यूक्रेन को दशकों लग जाएंगे, लेकिन यूक्रेन के लोगों ने जो जज्बा दिखाया है, उसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने जिस तरह अपने देश का नेतृत्व किया, उसे यूक्रेन की पीढ़ियां याद रखेंगी। अस्पताल में ज़ेलेंस्की ने घायल सैनिकों से कहा कि दोस्तों जल्दी ठीक हो जाओ, और मैसेज दिया कि साथियों, जीत ही सबसे बड़ा तोहफा है। यूक्रेन एक ऐसी जंग में है जहां हर तरफ उसकी शिकस्त नजर आ रही है। रूसी सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल बरसाई। कीव में हवाई जहाज की एक फैक्ट्री पर हमला करके उसे तबाह कर दिया गया। इसी तरह मारियुपोल पर रूसी सेना की बमबारी से तबाही मच गई। यूक्रेन के 24 शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। इनमें 19 शहरों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। थोड़ी थोड़ी देर बाद वहां चेतावनी के सायरन सुनाई दे रहे हैं। लेकिन जंग के बीच शांति की उम्मीद बनी हुई है और आम लोगों को जंग के मैदान से सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी है। लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक अलग अलग मानवीय गलियारों से 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक निकाला गया। रूस और यूक्रेन के बीच 10 मानवीय गलियारों पर सहमति बनी है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के खार्किव, निप्रो और कुछ और शहरों से आम लोगों को निकालने के लिए अतिरिक्त ट्रेनों को चलाने की योजना है। अच्छी बात यह है कि रूस शांति का संकेत दे रहा है। माना जा रहा है कि युद्ध जल्द ही नहीं रुका तो रूस की सिरदर्दी बढ़ने वाली है। जंग की वजह से रूस को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है और जिस तरह यूक्रेन मैदान में डटा हुआ है, ये लड़ाई रूस को भी भारी पड़ सकती है। इसलिए यूक्रेन के साथ बातचीत के जरिए तनाव खत्म करने की लगातार कोशिश हो रही है। कीव से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि कीव के अस्पताल में घायल जवानों का हौसला बढ़ाने वाले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की नेटो से उम्मीद अब भी बरकरार है। जी हां, ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर नेटो सदस्य देशों से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की अपील की है। अपने इस गुहार के लिए ज़ेलेंस्की नेटो देशों को रूसी क्रूज मिसाइलों का डर भी दिखा रहे हैं और इस डर के लिए ज़ेलेंस्की उस हमले को आधार बना रहे हैं जिसमें रूस की मिसाइलों ने एक दिन पहले ही यूक्रेन के लिविव में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हमले में 35 लोग मारे गए जबकि 134 लोग घायल हुए हैं। ये इलाका नेटो सदस्य देश पोलैंड की सीमा से महज 35 किलोमीटर ही दूर है और यही वजह है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं करने पर ज़ेलेंस्की रूसी मिसाइलों के नेटो देशों तक पहुंचने की भी चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की ये कहना चाह रहे हैं कि अगर नेटो ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाया तो रूस उसके सदस्य देशों को निशाना बनाना शुरू कर देगा। ये पहली बार वैसे नहीं है जबकि ज़ेलेंस्की ने नेटो से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की अपील की है। करीब एक हफ्ते पहले भी वो इसी तरह की गुहार लगा चुके हैं। हालांकि तब नेटो ने उनकी इस अर्जी को ठुकरा दिया था। इसलिए अपील के साथ साथ ज़ेलेंस्की ने इस बार चेतावनी भी दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नो फ्लाई जोन आखिर होता क्या है और ज़ेलेंस्की क्यों बार बार इसे लागू करने की अपील कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नो फ्लाई जोन दरअसल क्या होता है। जो ऐसा इलाका होता है जिसे किसी सैन्य शक्ति की तरफ से स्थापित किया जाता है। आपको हम बता दें कि नो फ्लाई जोन लागू होने के बाद उस इलाके के ऊपर से विमानों की उड़ान पर रोक होती है। इसमें लड़ाकू विमानों के अलावा निजी विमानों का भी कमर्शियल फ्लाइट भी इसमें शामिल है। मतलब कि नो फ्लाई जोन वाले इलाके में किसी भी तरह के विमान उड़ नहीं सकते हैं। नो फ्लाई जोन का एकमात्र उद्देश्य किसी खास क्षेत्र में दुश्मन देश के विमानों के संचालन को रोकना होता है। नो फ्लाई जोन को लागू करने वाले देश को इस बनाए रखने के लिए इस इलाके में अपनी सेना को भी तैनात करना पड़ता है ताकि इसकी निगरानी की जा सके। इस निगरानी के दौरान अगर किसी दूसरे देश का विमान वहां उड़ान भरता दिखता है तो उसे जबरदस्ती या तो उतार दिया जाता है या फिर मार गिराया जाता है।
आपको बता दें कि अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर जेलेंस्की बार बार यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की अपील क्यों कर रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ दरअसल रूस की जंग को आज 19वां दिन हो चुका है। अब अपनी सीमा से मिसाइलें दागने के अलावा रूस यूक्रेन पर हवाई हमले भी कर रहा है। उसकी सेना आसमान से भी यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रही है, जिसमें आम लोग भी मारे जा रहे हैं। इसी कत्लेआम को रोकने के लिए जेलेंस्की यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की लगातार अपील कर रहे हैं। जेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिका के नेतृत्व वाला 30 देशों का सैन्य गठबंधन यानी कि नेटो उनके देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दे। अगर ऐसा होता है तो नेटो देशों को अपनी सैनिकों के अलावा लड़ाकू विमानों को भी यूक्रेन भेजना पड़ेगा, जो रूस के खिलाफ सैन्य ताकत के मामले में कमजोर पड़ रहे यूक्रेन के लिए एक वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि नेटो देशों की एकजुट सेना के सामने रूस हर हाल में कमजोर पड़ जाएगा, जिसकी वजह से युद्ध में उसे अपने पैर पीछे खींचने पड़ेंगे। लेकिन जेलेंस्की की लगातार अपील के उलट नेटो देश ऐसा नहीं करना चाहते हैं। उन्हें डर है कि इससे संदेश ये जाएगा कि नेटो देश भी रूस के खिलाफ युद्ध में उतर आए हैं, जिसके बाद रूस भी उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर उतर आएगा, जो अमेरिका समेत कई नेटो सदस्य देश ऐसा नहीं चाहते। और यही वजह है कि नेटो पहले भी जेलेंस्की की ये मांग ठुकरा चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये चेतावनी दी है कि अगर कोई तीसरा देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करता है तो इसे रूस के खिलाफ सैन्य टकराव माना जाएगा, जिसे वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। पुतिन की इस धमकी के बाद नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने भी कहा था कि अगर उनका संगठन ऐसा करता है तो इससे पूरे यूरोप में एक तरह से युद्ध होने का खतरा खड़ा हो जाएगा। रूसी विमानों को मार गिराने पर रूस से सीधे सीधे सैन्य टकराव शुरू हो जाएगा, जो किसी के भी हित में नहीं होगा। और यही वजह है कि इस बार भी किसी नेटो देश के जेलेंस्की की नो फ्लाई जोन वाली अपील पर सहमत होने के आसार बेहद कम हैं। रशिया का जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि वो थोड़ा सा प्रेशर टैक्टिक सा क्रिएट कर रहे थे, फिर पीछे हट जा रहे थे, फिर रुक जा रहे थे, फिर थोड़ी सी बॉम्बिंग कर रहे थे, फिर रुक जा रहे थे। उनके भी लॉसेस हो रहे थे, इनके भी लॉसेस हो रहे थे। लेकिन अभी पिछले जो 3 बार हमने देखा कि जिस तरह से कुछ उसका हल नहीं निकला। जेलेंस्की मान गए कि मैं न्यूट्रलिटी मान लूंगा, लेकिन अब पुतिन को केवल एक ओरल एश्योरेंस नहीं चाहिए, उनको मौखिक नहीं, उनको लिखित रूप में ये बात चाहिए, और लिखित रूप में भी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ये बात चाहिए। ठीक है, अब जेलेंस्की इस बात के लिए मानते हैं, यानी मतलब आप समझते हैं केवल वो एक मौखिक एश्योरेंस पर नहीं पुतिन राजी होने वाले हैं, तो ये मानेंगे। दूसरा, डॉनबास के जो 2 ब्रेकअवे रीजन्स हैं उनको, उनकी इंडिपेंडेंस को भी रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं, तो ये सब एक ऐसी चीजें हैं जिसके लिए पुतिन अड़े हुए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जितना आगे पुतिन इस वॉर में बढ़ चुके हैं, जितनी ज्यादा रशियन जो पूरी वॉर मशीनरी इसमें झोंक दी है उन्होंने एक तरह से, मुझे नहीं लगता कि पुतिन अपनी बात से पीछे हटेंगे। और देर सवेर अब देखिए चौथे राउंड में क्या निकलता है, लेकिन धीरे धीरे वो जेलेंस्की को इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि इस डिस्ट्रक्शन का कोई फायदा नहीं है, और डिलेइंग टैक्टिक से केवल थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन जो पुतिन चाहते हैं शायद देर सवेर को मानना पड़े। रूस और यूक्रेन के बीच जो कुछ भी चल रहा है, तमाम लोग यही चाहेंगे कि ये कन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द खत्म हो। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कुछ लोग इस वजह से चोरी करते हैं क्योंकि उनको चोरी करने की बीमारी है, तो शायद आपको हंसी आएगी, आप यकीन भी शायद ना करें मेरी बात का। लेकिन अगर आप किसी दौलतमंद को छोटी मोटी चोरी करते हुए देखें तो इसे आप क्या कहेंगे? दरअसल कोलकाता पुलिस ने बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री रूपा दत्ता को पर्स चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। रूपा का अच्छा खासा नाम है, फिर भी वो चोर उचक्कों की तरह भीड़ भाड़ में गई और महिलाओं के पर्स पर हाथ साफ कर दिया। पता चला है कि ऐसी चोरी को वो पहले से करती आ रही हैं। अब सवाल ये है कि रूपा ने ऐसा क्यों किया? अगर ये चोरी उन्होंने अपनी जरूरत की वजह से नहीं किया तो फिर आखिर क्यों? एक दलील ये भी है कि वो चोरी करने के मानसिक बीमारी के शिकार हो सकती हैं। आए दिन पुलिस पर्स चुराने वालों या फिर पॉकेट मारने वालों को गिरफ्तार करती रहती है, लेकिन जब कोलकाता पुलिस ने चोरी के आरोप में अभिनेत्री रूपा दत्ता को गिरफ्तार किया तो लोग चौंक गए।
आरोप है कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री रूपा दत्ता ने कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में महिलाओं के पर्स चुराए। बताया जा रहा है कि जब वो एक पर्स कचरे के डिब्बे में फेंक रही थी तो पुलिस को संदेह हो गया। रूपा दत्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तलाशी में कुछ पर्स और करीब 70,000 की नकदी बरामद हुई। हैरानी इस बात की है कि एक्टिंग में अपना अच्छा खासा मकाम बनाने वाली रूपा ने आखिर चोरी क्यों की, और अगर ये चोरी किसी जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं की गई तो क्या रूपा दत्ता मानसिक बीमारी क्लेप्टोमेनिया की शिकार हैं, जिसकी वजह से इंसान योजना बनाकर नहीं बल्कि सिर्फ मजे के लिए चोरी करने लगता है। हालांकि ऐसी कोई दलील रूपा दत्ता की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन उनकी वजह से चोरी के इस मर्ज की चर्चा हो रही है। इस मर्ज को समझने से पहले कुछ बड़े नाम और उन पर चोरी के लगे आरोपों का जिक्र जरूरी है। हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मेगन फॉक्स को फ्लोरिडा में एक वॉलमार्ट आउटलेट से $7 का ट्यूब लिप ग्लॉस चोरी करते हुए पकड़ा गया था। सिंगर और एक्ट्रेस ब्रिटनी स्पीयर्स पर 100 पाउंड का सामान चुराने का आरोप लगा था। पकड़े जाने पर ब्रिटनी ने कहा कि वो अपना बिल चुकाना भूल गई थी। हॉलीवुड में लिंडसे लोहान जाना माना नाम है, लेकिन एक बड़े स्टोर से $2500 का हार चुराते वक्त वो फंस गई। उन्हें 120 दिन की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। इन सेलिब्रिटीज के पास दौलत का भंडार है, फिर भी इन्होंने मामूली रकम की चीजें चुराने की कोशिश की। बेवजह चीजें चुराने की इस आदत को जानकार मानसिक समस्या मानते हैं और इसे क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। बताया जा रहा है कि बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री रूपा दत्ता ने भी चोरी और पॉकेटमारी की कई घटनाएं कबूल की हैं। वो अक्सर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर और हाई प्रोफाइल पार्टियों में चोरी के मकसद से जाती थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदा एक डायरी भी मेंटेन कर रखी है, जिसमें वो चोरी की वारदात और रकम दर्ज करती थीं। जाहिर सी बात है कि मेले या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर घूम घूम कर लोगों के पर्स या रुपए चुराना रूपा जैसी एक्ट्रेस के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। इसलिए हो सकता है कि वो भी क्लेप्टोमेनिया की शिकार हों। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका भी सिर चकरा गया होगा। पेशे से अभिनेत्री रूपा दत्ता बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी शख्सियत है। कई फिल्मों के अलावा उन्होंने कई सीरियल्स में भी काम किया है। फिर पैसों की तंगी तो हो ही नहीं सकती, बेशुमार दौलत ना हो, लेकिन इतना पैसा तो होगा ही कि जरूरत की चीजें वो खरीद सकती हैं। तो फिर जेब काटने की नौबत क्यों आ गई? इस घटना के बाद ये सवाल उठना लाजमी है। आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से रूपा दत्ता को पॉकेटमारी जैसे आरोपों से जूझना पड़ रहा है? कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि रूपा ने पहले भी कई वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी बात उन्होंने खुद कबूली है। जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि रूपा कहीं क्लेप्टोमेनिया नाम की बीमारी के चंगुल में तो नहीं है। हालांकि आज कोलकाता में अदालत के सामने पेशी के दौरान रूपा या फिर उनके वकील ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। फिर भी रूपा की मानसिक अवस्था को लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि क्लेप्टोमेनिया नाम का ये मर्ज दरअसल है क्या। मनोवैज्ञानिकों की माने तो आपको हम बता दें कि क्लेप्टोमेनिया दरअसल किसे कहा जाता है। क्लेप्टोमेनिया एक तरह की मनोवैज्ञानिक बीमारी है, जी हाँ, जो इंपल्स कंट्रोल से जुड़ी गंभीर समस्या है। क्लेप्टोमेनिया से पीड़ित शख्स अपनी भावनाओं और व्यवहार को काबू करने में नाकाम रहता है। ब्रेन से निकलने वाले सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी उसे ऐसा करने नहीं देती, जिसकी वजह से पीड़ित व्यक्ति को क्लेप्टोमेनिया की समस्या हो जाती है। इस बीमारी के चंगुल में फंसने के बाद इंसान को बेवजह चीजें चुराने की आदत पड़ जाती है। क्लेप्टोमेनिया नाम की समस्या से जूझ रहा शख्स प्लान बनाकर चोरी नहीं करता है और ना ही इस काम में किसी दूसरे की वो मदद लेता है। इस मनोवैज्ञानिक बीमारी से ग्रस्त इंसान चोरी के दौरान किसी को शारीरिक नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, उसे बस चोरी करने में मजा आता है। वो ऐसी चीजें ही चुराता है जिसे आमतौर पर चुराने की जरूरत
होती नहीं है। दरअसल ऐसा करते हुए क्लेप्टोमेनिया से पीड़ित इंसान को खास तरह के आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे लोग दूसरों से छिपाकर उठाई गई चीजों का खुद इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। वो उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाकर रख देते हैं। जब भी मौका मिलता है उन्हें अकेले में देखकर खुश होते हैं। फिर भी समाज इस समस्या को नैतिकता से जोड़कर देखता है। जागरूकता के अभाव में लोग इसे मनोवैज्ञानिक समस्या मानने को तैयार नहीं होते हैं। पहले इससे ग्रस्त व्यक्ति के चरित्र पर संदेह करते हैं, फिर उससे दूरी बना लेते हैं। वैसे तो ये मनोरोग किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन युवाओं में अक्सर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अगर सही समय पर लक्षणों की पहचान हो जाए तो जल्द से जल्द काउंसलिंग, साइकोथेरेपी के साथ साथ मरीज की दवाई भी शुरू हो जाती है, जिससे उसके जल्द ठीक होने में उसे मदद मिलती है। कई बार आपने सुना होगा कि किसी को चुराने की आदत होती है, चोरी करने की आदत होती है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि धन संपदा से परिपूर्ण आदमी भी आपको चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। ऐसी स्थिति सामने निकल के आई है कलकत्ता में, जहां पर एक एक्ट्रेस ने पुस्तक मेले में एक पर्स को चोरी किया और जब वो पकड़ी गई तो ये सामने निकल के बात आई कि आखिर ऐसा क्यों। डॉक्टर दीपक रहेजा मेरे साथ हैं। सर, सवाल ये निकलता है कि आखिर जब आपके संपत्ति से आप परिपूर्ण हैं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, फिर चोरी की वजह क्या है, ये कारण क्या है? देखिए, ये एक आदत हो सकती है और एक बीमारी का स्वरूप भी हो सकता है। अगर बीमारी का स्वरूप हो तो हम इसको क्लेप्टोमेनिया नाम की बीमारी से जानते हैं, लेकिन अक्सर क्लेप्टोमेनिया के अंदर एक अर्ज का होना बहुत ज़रूरी है। उसको हम एक इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर की तरह देखते हैं, एक ऐसी तीव्रता जो कि व्यक्ति चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाता। खासकर ऐसा व्यक्ति जब चुराता है तो वो आर्थिक कारणों से नहीं चुराता, उसको फाइनेंशियल रूप पे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जैसा आपने कहा कि वो धन संपदा से परिपूर्ण हो सकता है, उसकी सारी जो ज़रूरतें हैं पूरी हो सकती हैं, फिर भी वो उस बीमारी के इम्पल्स के चलते चोरी करने पे मजबूर हो जाता है। तो अब रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन अच्छी खबर और सच्ची खबर जारी है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए GNT। आखिर में आज की दिलचस्प खबर आपको बता दें। आपको याद होगा कि हाई स्कूल छोड़ने के बाद हम में से ज्यादातर लोग पाई को भूल गए। ये अलग बात है कि उसका इस्तेमाल जाने अनजाने में करते रहे हैं, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14 शायद ही किसी को याद हो। आज पाई को याद करने का दिन है, क्योंकि आज इंटरनेशनल पाई डे है। पाई एक ग्रीक अक्षर है और इसका इस्तेमाल सर्कल का एरिया या सरकमफरेंस निकालने में किया जाता है। वैसे आज यानी कि 14 मार्च को महान वैज्ञानिक आइंस्टीन का भी जन्मदिन है।